नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आरबीएससी कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। इसके हमने 5 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का पाठ 37। अध्याय का नाम है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। अध्याय 15 नंबर का है। और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप 12वीं में नई हो, अगर आप और फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें आरबीएससी की बुक से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें हमने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह पढ़ा था, उसी से आगे आज पढ़ते हैं। 1919 का अधिनियम प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों को यह आशा जगी कि अंग्रेज सरकार उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान करते हुए युद्ध के बाद स्वशासन प्रदान कर सकती है। ठीक है, देखिए आपने वो पिछला वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि अब इससे आगे से हम पढ़ रहे हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हो गया। इनके साथ कार्य करने की संभावना बनी। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाकर भारत में स्वशासन की मांग की। कांग्रेस में पुनः गरम दल वालों का वर्चस्व बढ़ने लगा। भारत सचिव मॉन्टेग्यू को 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासन की संस्था का विकास किया जाएगा। इस सभी कारणों से मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 की भूमिका बनी। मॉन्टेग्यू भारत सचिव एवं चैम्सफोर्ड भारत का गवर्नर जनरल था। देखिए, जो 1919 का अधिनियम था, ये सभी अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसका जो ढांचा है वो वर्तमान संविधान में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ना। इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर बने 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहा गया। इसकी निम्न विशेषताएं थी। ये विशेषता आपको सब की सब आपको याद करनी है। ठीक है, पहले यह प्रांतों में द्वैत शासक की स्थापना की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में सुरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय में बांटा गया। सुरक्षित विषयों में का शासन प्रांतीय गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के परामर्श से करता था। आगे सुरक्षित विषयों में पुलिस, जेल, शांति व्यवस्था स्थापित करना, न्याय आदि प्रमुख थे। हस्तांतरित विषयों का शासन प्रांतीय गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सहायता से चलाता था। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सार्वजनिक विभाग आदि थे। ठीक है, आपको याद रखना है। अब है ये दूसरा है, गवर्नर की कार्यकारिणी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती थी, जबकि मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। मंत्रियों की नियुक्ति एवं उन्हें पद से हटाने का अधिकार गवर्नर को था। गवर्नर विधानसभा को भंग करके प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को निषेध कर सकता था। आगे है, केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, संचार, जनगणना, सार्वजनिक ऋण, लोक सेवा आयोग, मुद्रा, भारतीय रियासतों से संबंध आदि विषय थे। प्रांतों के पास स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, जंगलात, आबकारी, सिंचाई, कृषि, जेल, पुलिस आदि विषय रखे गए। 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायक की व्यवस्था की गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका पहला उच्च सदन राज्य परिषद द्वारा निम्न सदन विधानसभा कहलाया। आगे है, प्रांतीय विधानसभाओं में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, यूरोपियनों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों को पृथक चुनाव मंडलों में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। आगे है, इंडियन काउंसिल के कुछ कार्यों जैसे व्यापार, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा आदि के लिए भारतीय उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया। भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति भारत सरकार के परामर्श से सम्राट करता था। इसकी आलोचना प्रांतों में
द्वैत शासन व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से की जाती हैं। प्रांतों में द्वैत शासन के अंतर्गत सुरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन अव्यावहारिक था। शिक्षा हस्तांतरित विषय था, जबकि धन की आवश्यकता वाले शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण आदि भारतीय मंत्रियों के पास थे। सुरक्षित विषय गवर्नर की काउंसिल के सदस्यों के पास थे, जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। ये जो बंटवारा किया गया उसमें वो अव्यवस्थित था। ठीक है। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के हाथ में थे, जो प्रांत की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्रियों ने संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था। इसी कारण द्वैत शासन सैद्धांतिक आधार पर विफल रहा। गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा की सलाह को ठुकरा सकता था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार भारत को राष्ट्रीय आधार पर संगठित होने से रोकने का प्रयास था। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में।